हेलो फ्रेंड्स, कैसे अकाउंट सीरीज़ में हम लोग थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे और उस थर्ड बुक में हमें पढ़ना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन बैलेंस शीट और रेशियो। लेकिन इन सब को पढ़ने के पहले हम लोग को कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंपनी की बैलेंस शीट आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक ना तो आप कंपैरेटिव लगा पाओगे, ना कॉमन लगा पाओगे, मतलब ना तो कॉमन बैलेंस शीट लगा पाओगे, ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट लगा पाओगे, ना ही कॉमन स्टेटमेंट लगा पाओगे, ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगा पाओगे और ना ही रेशियो लगा पाओगे। साथ ही साथ शेयर से रिलेटेड कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड शेयर में बैलेंस शीट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद है टर्म 1 में। तो आइए आज से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं, क्योंकि क्लास 11th में हम सब आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपने ट्रेडिंग लगाया था, पीएल लगाया था और बैलेंस शीट लगाया था। थोड़ा सा पहले हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ ए इन प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें जर्नल लेज़र ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसमें सबसे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। सेकंड, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल प्रॉफिट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 11th में भी आपने देखा होगा, आप दो तरह के स्टेटमेंट बनाते थे। एक आप बनाते थे ट्रेडिंग पीएल। दो तरह के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीज़ इंक्लूड करते थे आप, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। इसमें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट होता था जो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानकारी मिलती थी आपको ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट के बारे में आपको जानकारी मिलती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी बताते थे। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एक पर्टिकुलर टाइम पे फर्म की एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी ए फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है बैलेंस शीट से। ठीक है। As per Companies Act 2013 अंडर सेक्शन 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, और ये कहता है इन रिलेशन टू अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नॉर्मली सोल ट्रेड और प्रोप्राइटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन अगर आप कंपनी के रिलेशन में बात करते हैं या कंपनी के लिए आप बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसका एक पार्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग टर्म 2 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ़ एप्लीकेबल। अगर इक्विटी में कुछ चेंज है, यानी शेयर कैपिटल में कुछ चेंज है, तो इसका स्टेटमेंट। और फोर्थ होता है एक्सप्लेनेटरी नोट में सीए और उनके रिपोर्ट को भी इसको इंक्लूड किया जाता है, या अगर कुछ एडिशनल ऑडिटर चाहता है कुछ, या फिर डायरेक्टर्स कुछ चाहते हैं तो वो भी इसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ओपीसी मतलब जानते ही होंगे आप लोग, 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी जो होती हैं, इनको एग्जाम्प्टेड है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इनको ज़रूरी नहीं है, ये बिना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए भी अपना काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर आपने देखा होगा, कुछ बुक में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ले लिया जाता है, कुछ बुक में 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया जाता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने ये स्ट्रिक्टली कर दिया कि जितनी भी कंपनियां होंगी वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करेंगी एज पर 1 अप्रैल, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। यहाँ पे सेक्शन ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ दिया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको ध्यान रखना होगा, सेक्शन 241 के अंतर्गत ये बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। अब सेक्शन 129(1) 2013 का इसमें ये बताया गया है कि बैलेंस शीट जो होगी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगी, और ये फॉर्मेट पार्ट 1 शेड्यूल 3 में दिया गया। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 शेड्यूल 3 में कंपनी की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, और पार्ट 2 शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन है। इसको न हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा कि बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 2 शेड्यूल 3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किए जाए।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का सिंपल लॉजिक ये है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की सच्ची और साफ सुथरी सही तस्वीर बताता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस को बताता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू क्लेम होती है। सेकंड, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की ट्रू एंड फेयर व्यू जो बताता है, यानी एक पार्टिकुलर डेट पे उसकी एसेट्स क्या, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में ये बताता है। बैलेंस शीट जैसा मैंने आपको बता दिया है, एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 इट शो फाइनेंशियल पोजीशन एट ए पार्टिकुलर डेट ऑफ टाइम। इट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट ए पार्टिकुलर डेट ऑफ टाइम, मीन्स कंपनी की एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक पार्टिकुलर डेट ऑफ टाइम, एक दिन के खास समय पे ही बताता है। अब बैलेंस शीट के टाइप देखें तो बैलेंस शीट नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के बारे में आप पढ़ चुके हो, जैसे कि आप 11th में सोल ट्रेड के अकाउंट्स बनाए, या फिर आपने पार्टनरशिप में देखा बैलेंस लाइबिलिटीज़, लेफ्ट में लाइबिलिटीज़ होती थी और राइट में एसेट्स होती थी, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है। मतलब जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगल बगल लिखे जाते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोला जाता है। ये बेसिकली आप देखते हो किसमें, सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप में, ज्वाइंट इन द फैमिली में, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर कंपनीज के लिए वर्टिकल फॉर्मेट अडॉप्ट करना होता है। वर्टिकल फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जहाँ एसेट्स लाइबिलिटीज़ और एसेट्स अगल बगल दिए रहते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में लाइबिलिटीज़ ऊपर होता है, उसके टोटल के नीचे एसेट्स का कॉलम स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे भी बैलेंस शीट दो पार्ट में बटी होती है, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में। जैसे देखिए आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है, लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ ऊपर है और एसेट्स इसमें क्या है, नीचे है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं मार्शलिंग। एक वर्ड हमेशा पूछा जाता है मार्शलिंग, बुक में इसके बारे में बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अरेंजिंग इन डाटा इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एक प्रॉपर अरेंजमेंट के रूप में डाटा लिखा जाता है, उसी को मार्शलिंग कहते हैं। एग्जैक्टली इसको पार्टनरशिप में भी फॉलो किया जाता है। बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट होते हैं, पार्टनरशिप में भी आपने देखा होगा, एक लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा होता है परमानेंसी ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर में हम एसेट्स को उनकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी कि पहले करंट एसेट्स को लिखते हैं, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स को लिखते हैं। लेकिन परमानेंसी ऑर्डर में जो बैलेंस शीट होती है, पर परमानेंसी ऑर्डर में वो एसेट जो सबसे देर से रियलाइज होती है, बिजनेस में लंबे समय तक रहती है, वो परमानेंसी अगर उसको सबसे पहले लिखते हैं, जैसे सबसे पहले आपने गुडविल को लिख दिया, बिल्डिंग को लिख दिया, मशीनरी को लिख दिया, तो ये परमानेंसी ऑर्डर बोला जाता है। और लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे पहले कैश होता है, बैंक होता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक होता है, तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर होता है। 11th में भी, पार्टनरशिप एडमिशन में भी हम लोग फॉलो करते हैं, पर बच्चे न तो उतना बच्चे ध्यान देते हैं, न ही टीचर उसको ध्यान देता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट होती है वो भी दो तरह की होती है, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर और एक होता है परमानेंसी ऑर्डर। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एग्जैक्टली बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की बैलेंस शीट, वो लाइबिलिटीज़ ऊपर होता है, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ ऊपर होता है और एसेट्स नीचे होता है। पर इस पेज में ये पूरी फिगर नहीं आ पाई है, इसलिए मैं उसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद करने में इस चीज़ों को आसानी रहे। ये इक्विटी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटीज़ का पोर्शन है। उसके बाद हम लोग एसेट्स के पोर्शन को भी देखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें इस तरह से फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर, नोट ऑफ अकाउंट। फॉर्मेट एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर, नोट ऑफ अकाउंट, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब इसके बारे में समझ लें। पार्टिकुलर में हम दिखाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में, मतलब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में। नोट ऑफ अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है कि कंपनी के कंडीशन में एसेट्स, फिगर जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है और हर एक फिगर में बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं, तो उनको अलग अलग ना दिखा के उन सबको एक कंबाइंड रूप में दिखाया जाता है। एसेट बैलेंस शीट में उन सबों को कंबाइंड रूप में दिखाया जाता है और उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडिशनल पेज पे दिखाई जाती है, उसी को हम नोट ऑफ अकाउंट कहते हैं। और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की फिगर दिखाई जाती है, साथ ही प्रीवियस ईयर की फिगर दिखाई जाती है ताकि कंपेयर करने में ईजी हो। अब कंटेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहला कॉलम होता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये पूरा एक ब्लॉक कवर करता है। इसमें जो फर्स्ट मेजर हेड होता है, ये मेजर हेड है जो ऐसे ब्लॉक में करके दिया है, वन करके। वन में जो इस तरह से लिखे हैं वो मेजर हेड हैं और ये सब हेड है। ये मेजर हेड है, ये सब हेड है। तो सबसे पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सब। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट होता है रिजर्व सरप्लस। हर तरह के रिजर्व इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, WCF, IFF, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। कभी कभी क्या होता है कि उन शेयर होल्डर्स को जो शेयर का पूरा पैसा दे दिए रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको अभी शेयर ना इशू किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। वो एग्जैक्टली पैसा वो, ताकि वो जब चाहें फ्यूचर में उस वारंट को बदल के वो अपना शेयर इशू करा लें। तो ये मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट करके शो किया जाता। नेक्स्ट है सेकंड पे, ये तो शेयर होल्डर्स फंड में ये सारी फिगर थी। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड मेजर हेड जो होता है वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको जानना ज़रूरी है। होता क्या है, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया, लेकिन जब एप्लीकेशन का पैसा ले लिया और तुरंत अलॉटमेंट नहीं करती, कुछ दिन का गैप होता है। लेकिन अगर उसी समय फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा, सपोज़ कंपनी ने 25 मार्च को एप्लीकेशन का पैसा लिया, उसको अलॉटमेंट करना है 10 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। अगर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो कंपनी को ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि वो पैसा उसने कहाँ क्यों लिया है या कैसा लिया है। उसकी स्टेटमेंट तो अलग शो करेगी, क्योंकि बैंक में एसेट साइड में बैंक तो बढ़ा दिख रहा है, लेकिन लाइबिलिटीज़ में फिगर प्रॉपर नहीं होगी। तो उसको दिखाने के लिए इसको भी पार्ट 2 में दिखा दिया जाता है, मनी रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट करके। तो यानी पहला आपने मेजर हेड देखा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा देखा आपने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड जो मेजर हेड होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटी विच कैन बी पेबल आफ्टर 1 ईयर। वो लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद होता है उसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें पहला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स, बॉन्ड और ये सारी चीज़ें आती हैं। डेफर्ड टैक्स टू लाइबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी जब टैक्स का ज़्यादा पेमेंट कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके सिलेबस में नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, कंपनी कभी कभार कम टैक्स का पेमेंट कंपनी ने टैक्स का पेमेंट कर दिया जबकि उसका टैक्स कम बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये कंपनी के लिए फ़ायदा होगा तो वो लाइबिलिटीज़ की तरफ शो किया जाएगा, और अगर नुकसान होता है तो एसेट्स की तरफ शो किया था। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कंपनी ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है और उसको कम पेमेंट करना था, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के लिए फ़ायदा होगा तो एसेट्स में दिखाया जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने कम पेमेंट किया और उसको अभी और पेमेंट करना है तो लाइबिलिटीज़ की तरफ दिखाया जाता है। निकता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जैसे आप नेशनल इनकम पढ़ते समय आपने एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, पेंशन स्कीम, इन सब पेंशन लाइबिलिटीज़, ये बड़े बड़े जो लाइबिलिटीज़ होते हैं उसको इसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट होता है करंट लाइबिलिटीज़, ये फोर्थ होता है। सबसे पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा मनी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और चौथा होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी रिफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच विल बी पेबल विद इन अ ईयर। इसमें होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया और कैश क्रेडिट ले लिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रेड पेबल उसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर और पीपी। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आता है आउटस्टैंडिंग मीन्स अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, और अनएक्रूड इनकम मीन्स मतलब आपने इनकम तो मिल गई आपको लेकिन अभी वो इनकम आपने कमाई नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये सारे कंटेंट होते हैं जो इसमें। एक बार फिर से मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये लाइबिलिटीज़ का फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसके लिए मैं शॉर्ट की भी दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बीच में कई चीज़ें तो नहीं आती हैं। और वैसे भी अगर आप इसको याद नहीं करते हो तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर लगाते समय या कंपैरेटिव कॉमन लगाते समय ये फिगर अपने आप याद हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा मनी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और चौथा करंट लाइबिलिटीज। पहला फिर से शेयर होल्डर फंड, सेकंड को स्किप कर जाइए, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और सेकंड, इसमें सेकंड को स्किप करिए, तो जो थर्ड है उसको सेकंड पोजीशन पे ले लीजिए। तो पहला हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तीसरा हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। ये एसेट्स की फिगर है, ये वर्टिकल फॉर्म है, ये बेसिकली होना चाहिए था लाइबिलिटीज़ के नीचे, लेकिन मैं पेज पे बना रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको एसेट्स दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फर्दर। एसेट साइड में सबसे पहले होते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में
बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए परचेज की जाती हैं और ये कैश में कन्वर्ट एक 1 ईयर के बाद ही होती है। फिलहाल नॉन करेंट एसेट्स में होता है, पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में उसके फिक्स्ड एसेट हेड होता है, नॉन करेंट एसेट्स मेन हेड है, फिक्स्ड एसेट्स सब हेड है। सॉरी, फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं टैंजिबल एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स मीन्स वो एसेट जिनका फिजिकल शेप होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं। टैंजिबल इंटैंजिबल में होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट होता है, इसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं, टैंजिबल और इंटैंजिबल। थर्ड होता है कैपिटल इन वर्क प्रोग्रेस। कैपिटल इन वर्क प्रोग्रेस, सपोज आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, अभी बिल्डिंग पूरी नहीं है, तो उसको एसेट्स तो मान नहीं सकते, और आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, मीन्स 31 मार्च आ गया, तो ऐसी कंडीशन है बिल्डिंग को आप लिखोगे कैपिटल इन वर्क प्रोग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो या कोई कॉपीराइट ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उस खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय अगर वो आपको एसेट्स आपकी नहीं हुई या सॉफ्टवेयर नहीं बना है, तो ऐसी कंडीशन में उसको इसमें दिखाते हैं इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये 1 में था फिक्स्ड एसेट्स। बी में देखिए, सॉरी ए में था, ये बी में देखिए। बी में होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट आते हैं जो बेसिकली 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप किसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, भले आप उसको तुरंत ही बेच देते हो, जैसे कि शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, दूसरे फॉर्म के अगर ये सिक्योरिटीज़ हैं तो वो आपके लिए एसेट्स मानी जाती है। नेक्स्ट होता है और लास्ट होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स रिफर्स टू दोस एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ ईयर या 365 डेज। ध्यान रखिएगा, इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। इसमें आता है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। आपने देखा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मोर देन 365 डेज दे, ये 365 डेज हैं। फिर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आता है आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मली इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आता है BR, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। इसमें हाईली लिक्विड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिनको आप जब चाहो तब मार्केट में उनको कैश में कन्वर्ट कर लो। दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किसी से कम समय के लिए लोन लेती है, उसी तरह से अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है या एडवांस प्रोवाइड करती है, तो ये इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड आता है, एक्रूड आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और लास्ट में होता है टोटल। तो ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वैसे मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, आप बुक में भी इसको चेक कर सकते हो। इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे कंपैरेटिव, कॉमन और रेशियो एनालिसिस के लिए आपको इस फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव और कॉमन स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये सबसे ज़रूरी है कि आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।